हेलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 78। तो इसमें ये दे रखा है इक्वल टू 1, यानी इसको हमें सॉल्व करना है। जीरो थीटा की जो वैल्यू आएगी 0 से 90 के बीच की आनी चाहिए। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ और आर करेक्ट। तो इन दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा करेक्ट है कि थीटा की वैल्यू 60 ही आएगी, या फिर देयर आर टू वैल्यूज़ ऑफ थीटा की थीटा की जो वैल्यूज़ आएंगी वो 2 आएंगी। ठीक है, तो ऑप्शन हमें फिर इनमें से चूज़ करना है कि ए सही है या बी सही है, दोनों सही है, दोनों में से कोई भी सही नहीं है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। क्वेश्चन हमें दे रखा है कॉस स्क्वायर 60 माइनस 3 कॉस थीटा प्लस 2 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो अगर थीटा की वैल्यू 60 इसको सेटिस्फाई करती है तो बी ऑप्शन तो ट्रू हो जाएगा। तो सबसे पहले मैंने यही चीज़ इसमें सोची। तो थीटा की वैल्यू जैसे ही 60 मैंने इसमें रखा, साइन स्क्वायर इधर चला गया तो साइन स्क्वायर 60 ऐसे आ गया। जैसे ही साइन स्क्वायर 60 की वैल्यू रखते हैं और कॉस 60 की वैल्यू रखते हैं तो कॉस 60 होता है 1/2, तो ये 1/4, कॉस 60 1/2, साइन 60 होता है √3/2, तो उसका स्क्वायर। तो इसको जैसे हम सॉल्व करते हैं तो लेफ्ट और राइट हैंड साइड बराबर आ जाती हैं, तो इसका मतलब बी ऑप्शन तो सही है। लेकिन इसने यहाँ पे कहा है कि टू वैल्यूज़ ऑफ थीटा है या नहीं है, तो उसको इस ऑप्शन को चेक करने के लिए हमें ये सॉल्व ही करना पड़ जाएगा। तो आपकी मर्जी, मतलब फिर हमें सॉल्व ही करना पड़ेगा। तो इसको अलग से चेक ना करके हम क्या करते हैं, डायरेक्ट सॉल्व ही करते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉस थीटा प्लस 2 इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। ये साइन स्क्वायर इधर चला गया था। ठीक है, तो ये जो क्वाड्रेटिक देखो यहाँ पर कॉस थीटा है, तो ये इक्वेशन जो है क्वाड्रेटिक बन सकती है। कैसे? अगर इस साइन स्क्वायर थीटा को भी हम कॉस स्क्वायर में चेंज कर लें। साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो पहले इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके आए, क्योंकि यहाँ पर 3 कॉस थीटा है ना, ये 1 पावर वाला कौन है, कॉस थीटा। तो 1 पावर वाला अगर कॉस थीटा है तो जो साइन स्क्वायर है उसको भी आप कॉस में कन्वर्ट करो ताकि कॉस में क्वाड्रेटिक बने। अगर इसे साइन स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा आएगा, ये वाला कॉस ही रहेगा, तो क्वाड्रेटिक बनेगी ही नहीं, द्विघात समीकरण बनेगी ही नहीं। तो इसलिए साइन स्क्वायर थीटा को हमने 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा। पहले इसको लेफ्ट हैंड साइड लेके आए, फिर ये लिख दिया। अब बस इसको हमने सॉल्व किया। ये -1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉस थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। कॉस थीटा को मैंने x मान लिया, तो कॉस स्क्वायर थीटा एक्स स्क्वायर हो गया, कॉस थीटा एक्स। अगर मैं यहाँ पर अगर इस कॉस को साइन में बदल देते, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इसको लिखते, तो क्या ऐसी इक्वेशन बन पाती? नहीं बन पाती। इस वजह से जिसकी पावर 1 होती है उसी में ही बदलो। साइन स्क्वायर है इसलिए साइन स्क्वायर को बदलें, कॉस थीटा की पावर 1 है इसलिए साइन स्क्वायर को चेंज कर देंगे ताकि पूरा एक में ही आए। ठीक है, क्वाड्रेटिक बनेगा कॉस में। तो इसको हम जैसे ही क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे तो जैसे ये तो आप कर सकते हो, तो या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। दो फैक्टर अगर 0 के, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन 0 है तो या तो ये 0 या फिर ये 0। इसको 0 रखा, ये आया, इसको 0 रखा, ये आया। एक्स था हमारा कॉस थीटा, तो x हमारा कॉस थीटा था। कॉस थीटा इक्वल टू 1, थीटा की वैल्यू 0 और थीटा की वैल्यू 60। जब हम इसको सॉल्व करते हैं 1/2 किस में होता है, कॉस 60 होता है। ये कॉस थीटा है तो ये कॉस 60 होता है, थीटा की वैल्यू 60। तो थीटा की वैल्यू 0 भी आती है, 60 भी आती है, लेकिन उसने हमें कहा था थीटा की वैल्यू 0 से 90 के बीच में होनी चाहिए। 0 के इक्वल उसने कहा ही नहीं है, तो जब 0 के इक्वल कहा ही नहीं है तो ये चीज़ हम ले ही नहीं सकते हैं। तो इसका मतलब थीटा क्या कहते हैं, थीटा की जो वैल्यू है वो सिर्फ 60 ही पॉसिबल होगी। थीटा की वैल्यू 0 हम नहीं ले सकते हैं, थीटा की वैल्यू हम 0 नहीं ले सकते हैं, क्योंकि थीटा की वैल्यू 0 से 90 के बीच में बतानी, उसने एक कंडीशन दे रखी है। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू सिर्फ कॉस 60 होगा, यानी दो वैल्यूज़ तो उसकी होंगी नहीं, सिर्फ एक ही वैल्यू होगी, तो यानी ओनली बी इसका आंसर होगा। तो बी ओनली इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। tan थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 4/√3 और थीटा की वैल्यू 0 से 90 के बीच में ही होनी चाहिए। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा हमें निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, देखो tan थीटा प्लस कॉट थीटा को हमने लिखा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। tan थीटा को ये लिख सकते हैं, कॉट को ये लिख सकते हैं इक्वल टू 4/√3। अब इनका एलसीएम लो, साइन स्क्वायर इसकी इंटू इधर हो जाएगी, इसकी इंटू इधर, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अपॉन साइन कॉस, ये आ गया। इसकी वैल्यू 1 होती है, तो इतना आया। अब हमने क्या किया, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि 2 साइन थीटा होता है साइन 2 थीटा। 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, 2 साइन थीटा हो गया साइन 2 थीटा, और इस 2 से 4 कैंसिल हो गया, 2 से 4 कैंसिल हुआ, 2/√3। तो साइन 2 थीटा की वैल्यू कितनी आई, तो हम कह सकते हैं साइन 2 थीटा की वैल्यू आ गई √3/2। दोनों को उल्टा कर देंगे, साइन 2 थीटा की वैल्यू √3/2 आई। √3/2 जो होती है वो साइन 60 की वैल्यू होती है। तो साइन 2 थीटा साइन 60 के बराबर, यानी 2 थीटा 60 के बराबर, थीटा 30 के बराबर। वैल्यू किसकी निकालनी थी, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। साइन थीटा की वैल्यू 1/2 और कॉस 30 की वैल्यू √3/2। इसे सॉल्व करो, 1 प्लस √3/2, 1 प्लस √3/2, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस 1 माइनस साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर। तो एक बात यहाँ पर हम ध्यान रख सकते हैं, साइन ए और कॉस ए
मतलब साइन और कॉस ए बराबर ही होगा अगर ए की वैल्यू 45 रख दी जाए, यानी π/4 रख दी जाए, क्योंकि साइन 45 कॉस 45 की वैल्यू हो जाती है 1/√2, दोनों की वैल्यू सेम होती है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि अगर 2 1 माइनस कॉस ए 1 प्लस साइन ए इसकी वैल्यू निकालो, या फिर 2 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस साइन ए इसकी वैल्यू निकालो, दोनों की सेम आएगी, क्योंकि कॉस ए की वैल्यू भी 1/√2, साइन ए की वैल्यू भी 1/√2। तो मैं क्या सोच रही हूँ, मैं इसमें सोच रही हूँ वैल्यू पुट करना। तो मेरे दिमाग में सबसे पहले आता है 45, जब मुझे साइन ए कॉस ए साथ में दिखता है ना, तो सबसे पहले 45 दिमाग में आता है। लेकिन साइन ए और कॉस ए की वैल्यू ए 45 रखने पर सेम होती है, तो जो आंसर आपको इससे मिलेगा वही आंसर आपको इससे भी मिलेगा, तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, मतलब दो ऑप्शन सेम आ जाएंगे। भाई इसकी वैल्यू तो अलग आएगी, मैंने यहाँ पर रखा √2, देखो रख के, तो 1 माइनस 1/√2 प्लस 1/√2 इसका हो गया स्क्वायर, तो ये तो कैंसिल हो गया, 1 का स्क्वायर आंसर आया 1। तो 1 कौन कौन से ऑप्शन से मिलता है, अगर फर्स्ट वाले में मैं 1/√2 यहाँ पर रखती हूँ तो ये होगा, देखो 2 1 माइनस 1/√2 1 प्लस 1/√2, तो ये क्या आया 2 इंटू ये आएगा √2 माइनस 1/√2 और √2 प्लस 1/√2, ये कैंसिल, ये कितना हो जाएगा 2 माइनस 1 यानी 1। तो यहाँ से मुझे यही आंसर मिला। ठीक है, अब इससे अगर निकालोगे तो अलग मिलेगा, ठीक, इससे अगर निकालोगे तो अलग मिलेगा, इन दोनों से अलग मिलेगा 1 से। तो मुझे इतना तो पता चल गया कि ये आंसर हो सकता है। लेकिन अगर थर्ड ऑप्शन ऐसा होता जिससे भी मुझे आंसर, मतलब मैंने क्या किया, a = 45 रखा, 1 मुझे मिल गया, तो मैं चारों ऑप्शन में रख करके देखूंगी। यहाँ पर जो नन ऑफ दीज दे दिया है ना, इसने दिक्कत की है, वरना इसी से काम बन जाता। मैंने ए में रखा, बी में रखा, सी में रखा, डी में रखा, क्या a 45, तो ए से तो मुझे 1 मिला, बी से मुझे 1 नहीं मिलेगा, सी से भी मुझे 1 नहीं मिलेगा, रख के देखना नहीं मिलने वाला। ठीक है, लेकिन डी से भी, डी अगर एक ऐसा ऑप्शन होता जिससे भी मुझे 1 नहीं मिल रहा होता तो मैं सीधा बोल देती ए आंसर है। ठीक है, लेकिन डी में लिख दिया नन ऑफ दीज, कि कोई सा भी नहीं है। अब जब मैंने वैल्यू पुट करी, ए तो मुझे आंसर मिल गया है, लेकिन ये चीज़ आपको खुद ध्यान देनी है, ए आंसर मुझे मिल रहा है, लेकिन इसका पक्का तो नहीं पता। क्यों? क्योंकि अगर मैं डी ऑप्शन ऐसा बना देती 2 1 माइनस साइन ए 1 प्लस कॉस ए, अगर मैं ऐसा ऑप्शन बना देती डी, तो ये भी मुझे 1 ही वैल्यू देगा, ये भी 1 ही वैल्यू देगा, क्योंकि साइन ए की और कॉस ए की वैल्यू सेम ही है ना। तो 45 पे ये भी वैल्यू सेम ही देगा। तो यहाँ पर अगर ये होता कुछ और आंसर नहीं मिल रहा होता 1, तब तो ये टिक कर देते, फर्स्ट ऑप्शन टिक कर देते। ठीक है, जो भी इसका करेक्ट आंसर होता वो यहाँ पर लिखा हुआ होता। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम यहाँ पर नन ऑफ दीज है, तो ये हो भी सकता है और ये भी हो सकता है, तो 2 की पॉसिबिलिटी बन जाती है। तो 45 यहाँ पर काम नहीं कर पाएगा अब सही तरीके से। तो ए की वैल्यू कुछ और रख के देखते हैं, क्योंकि ऑप्शन सारे अलग अलग आने चाहिए। तो ए की वैल्यू जैसे हम रखते हैं 30 डिग्री अगर रखें, तो 30, बी और सी तो कट गया, a = 45 रखने पर b और c कट गया। अब a हमें पक्का चेक करना है ये है भी, इसका आंसर ये है भी या नहीं है। तो 30 रख के देखते हैं ना, तो 1 माइनस साइन 30 होता है 1/2 प्लस कॉस 30 होता है हमारा √3/2। तो इसका स्क्वायर करना है, इसके स्क्वायर से ये 1/2 आ जाएगा, यानी 1 प्लस √3/2 का होल स्क्वायर, ये आ रहा है। तो फर्स्ट बी और सी तो वैसे भी नहीं होना, 45 ने एलिमिनेट कर दिया है बी और सी को। ए और डी में चेक करना है, अगर ए से भी हमें यही वैल्यू मिल गई तो ए ऑप्शन है, अगर नहीं मिली तो डी ऑप्शन होगा। हमने रखा ए में 2 × 1 माइनस कॉस ए की वैल्यू √3/2, साइन ए की वैल्यू 1 प्लस 1/2, तो ये तो 3/2 हो गया। तो ये आया 2 × 2 माइनस √3/2 इंटू 3/2, ये 1 है। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, ये कितना है, ये आ रहा है 2 माइनस √3 3/2। ये और ये चीज़ क्या सेम है, ये दोनों क्या सेम है, नहीं है। आज पेन ख़त्म हो रखा है तो मुझे जाना पड़ेगा बाहर पेन लेने, उसके बाद ही सही से वीडियो बन पाएंगी। ठीक है, तो क्या कहते हैं, एक ये वाला, एक ये वैल्यू और एक ये 2 माइनस √3 3/2, तो ये दोनों जो वैल्यू हैं ये सेम नहीं है, इसका मतलब ए ऑप्शन इसका आंसर नहीं है। तब हम लगाएंगे डी ऑप्शन। ठीक है, तो पहले हमें पक्का करना होता है कि इसका आंसर ये है ही या नहीं है। तो ये इसका आंसर नहीं है। 30 रखते, तो 30 रखने पर इससे जो वैल्यू मिलती है, 30 रखने पर इससे वो वैल्यू मिलेगी ही नहीं, तो इसका मतलब इसका आंसर ये है ही नहीं, तो डी ही ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कहा है 71 में, फॉर अ ट्राइंगल ABC विद साइड्स, एक ट्राइंगल है ABC, उसकी जो साइड्स हैं
वो क्या दे रखी है, ए बी सी। तो रेशो ऑफ साइन ए माइनस बी टू साइन ए प्लस बी हमें बताना है। तो जो ट्राइंगल है उसकी साइड ए बी सी है, हमें क्या निकालना है, साइन ए माइनस बी अपॉन साइन ए प्लस बी, हमें निकालना है ये चीज़। ठीक, ट्राइंगल ए बी सी है तो मैंने मान लिया ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, इसकी जो साइड से ए बी सी है तो ए के सामने वाली ए ये हो गया, ठीक, बी के सामने बी ये हो गया, सी के सामने सी ये हो गया। तो ए बी सी की वैल्यू मैंने अपनी मर्जी से मान ली है। ठीक है, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक, साइन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस ट्राइंगल से निकालोगे साइन ए, ये एंगल है तो इसके सामने वाला है ना, जब साइन ए निकालते हैं तो परपेंडिकुलर ए के लिए ए ये है एंगल तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस, तो 4/a हो जाएगा साइन ए। ठीक, कॉस भी निकालेंगे तो इस एंगल के लिए कॉस भी निकालेंगे तो बेस अपॉन हाइपोटेनिस यानी 4/5, तो ये हो गया 4/5। ऐसे ही कॉस ए अगर हम निकालते हैं, इसके लिए कॉस ए निकालेंगे तो 3/5, तो 3/5 साइन बी मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस, इसके लिए परपेंडिकुलर 3/5, तो ये हो गया। तो ये वैल्यूज हमने इसमें रखी, जैसे इसमें रखते हैं इसको हम सॉल्व करेंगे। 4 चौक 16 माइनस 9 4 चौक 16 16 माइनस 9/25 और ये 25/25, तो नीचे तो आ जाएगा 1, तो ये 7/25 आता है। तो अब ये देखो ए बी सी की ये तीन वैल्यूज़ रखने पर कौन सा ऑप्शन है जो 7/25 देगा, b² प्लस c², b² प्लस c², 25 प्लस 9 और अपॉन में 16, तो ये आएगा 7/25, नहीं आएगा। b² माइनस c², तो b² माइनस c² करोगे तो नेगेटिव आ जाएगा, है ना, तो ये नहीं है। a² माइनस b², 16 का स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर, सॉरी a² माइनस b², 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 होता है 7, ये देखो 16 माइनस 9 होता है 7, सी की वैल्यू रखनी है 5, तो सी ऑप्शन से आंसर आ गया, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी में रख के देखोगे डी से भी आंसर नहीं मिलेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, तो हम अपनी मर्जी से 3 4 5 वाला ट्रायंगल मान करके साइड्स देख लो, ए के सामने ए, बी के सामने बी, सी के सामने सी माना और इसमें वैल्यूज़ पुटअप करनी है। फिर हमारा अगर जो भी आंसर आता है ए बी सी की वैल्यू रखने पर वही आंसर अगर आता है तो आंसर यही हमारा हो जाएगा, मतलब सेटिस्फाई जो करेगा, सी कर रहा है तो सी ही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ये वाला फॉर्मूला देखो 10a/2 का पढ़ा था, a अगर है तो नीचे s माइनस ए इंटू में s, ऊपर a को छोड़ करके b और c को माइनस करना है s में से, जहाँ s इक्वल टू होता है सेमी पेरीमीटर मतलब a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो एक ट्राइंगल है ABC, उसकी साइड ABC है, प्रोडक्ट ऑफ 10a/2 10b/2 निकालना है। 10a/2 का फॉर्मूला ये होता है, 10b/2 का फॉर्मूला ये होता है, कल बताया था। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे यानी इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, दोनों की पावर सेम है, जब पावर सेम होती है तो इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर दी जाती है। तो s माइनस ए ये कैंसिल, s माइनस बी से ये कैंसिल, तो s माइनस सी बचा, यहाँ पर s माइनस सी, तो s माइनस सी का होल स्क्वायर, बाहर रूट था तो s माइनस सी आया, s इंटू एस नीचे s। ठीक है, दोनों अंदर की मल्टीप्लाई हो जाएगी क्योंकि दोनों की पावर सेम है। तो 10a/2 और 10b/2 की वैल्यू हमारे पास सिर्फ इतनी बचती है। s होता है a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ठीक है, s की जगह a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 रखा, तो यहाँ से 2 इंटू इधर हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा, जब इसे सॉल्व करोगे ना तो ये आएगा a प्लस बी प्लस सी माइनस 2c अपॉन 2, अपॉन में वही a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, तो ये हो जाएगा a प्लस बी माइनस सी अपॉन 2, तो वही आ गया अपॉन में 2, नीचे a प्लस बी प्लस सी ये इससे कैंसिल हो गया, तो आंसर आएगा a प्लस बी माइनस सी अपॉन a प्लस बी प्लस सी। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन, a प्लस बी माइनस सी अपॉन a प्लस बी प्लस सी। तो 10a/2 का तो फॉर्मूला आप डायरेक्ट ये याद रखो, डायरेक्ट ये चीज़ें आसान है याद करना भी, जहाँ भी 10a/2 10b/2 अगर मिलता है ट्राइंगल के अंदर ये चीज़ डायरेक्ट अप्लाई करो, इसे याद करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिफरेंस बिटवीन द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, 0 से लेकर के 2π, 0 भी शामिल है, x की वैल्यू 0 इक्वल टू लगा रखा है ना, तो 0 भी हो सकती है 2π भी हो सकती है अगर आता है तो इसने कहा है कि x की वैल्यू 0 से 2π के बीच की, या फिर 0 या फिर 2π, जितनी भी वैल्यूज़ एक चक्कर में 0 से 360 के बीच में आपको जितनी भी x की वैल्यूज़ मिलती हैं जो इसको सेटिस्फाई करती हैं, उन दोनों का डिफरेंस बताना है। 2 ही वैल्यूज़ आपको मिलेगी, उनका डिफरेंस बताना है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, देखो 8 cos x, cosec x को लिखा 1 sin x, तो cosec x को लिखा हमने 1 sin x, sin x इधर आ गया, ठीक। √8 को लिखा 2√2 लिख सकते हैं, ये हो गया 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स साइन 2x, ये √2 इधर आ गया तो 1/√2, साइन 2x 1/√2 होता है साइन π/4। अब ये जो वैल्यू है साइन की ये पॉजिटिव है, अगर ये पॉजिटिव है तो या तो ये इसमें पॉजिटिव होता है साइन या फिर इसमें पॉजिटिव होता है। एंगल कितना होता है 45, तो इधर भी 180 में से 45 माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 135। 135 को अगर आप रेडियन में चेंज करना चाहते हो तो π/180 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, क्या कहा मैंने,
1/√2 कब होता है, पॉजिटिव देखना है, इसमें होता है पॉजिटिव और इसमें पॉजिटिव होता है। 1/√2 होता है π/4 पर यानी 45 पर, तो ये हुआ हमारा 45 या फिर इसे मानो π/4 हुआ। ठीक है, ये π/4 या 45 हुआ। तो इसकी मिरर इमेज इधर बना दो क्योंकि इसमें और इसमें ही साइन पॉजिटिव होते हैं और हमें पॉजिटिव वैल्यू चाहिए। तो 0 से लेकर के 0 से लेकर के 360 या 0 से लेकर के 2π के बीच की वैल्यू यही होती है और इन दोनों में पॉजिटिव आ रहा है। तो इधर इसकी मैं मिरर इमेज इधर बना दी, तो इधर π/4 है तो इधर भी π/4 ही आएगा। तो जब इधर π/4 आएगा तो 180 में से π/4 यानी 180 होता है हमारा पाई में से π/4 माइनस करोगे तो 3π/4 आ जाएगा। ठीक है, तो 2x ये आ गया साइन π/4 या फिर साइन 3π/4। ठीक, तो 2x की वैल्यू π/4 होगी या फिर 2x की वैल्यू 3π/4 होगी। तो 2x की वैल्यू π/4 या 3π/4, x की वैल्यू 2 से यहाँ आ जाएगा, 2 यहाँ भी आ जाएगा। तो x की वैल्यू जब π/4 रखोगे, 2x की वैल्यू π/4 रखोगे तो x की वैल्यू π/8, 2x की वैल्यू ये रखोगे तो 3π/8। इसमें से इसने कहा था जो भी वैल्यूज़ आ रही है उनका डिफरेंस बताओ, इसमें से इसे माइनस कर देना, आंसर आ जाएगा π/4। दोनों का अंतर बताना था तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा π/4। तो इसको तो हमें सॉल्व ही करना पड़ेगा क्योंकि उसने अंतर पूछा है, जो भी वैल्यूज़ x की आ रही हैं उनका अंतर बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द आर्क ऑफ द सेम लेंथ इन 2 सर्कल्स सबटेंड एंगल्स ऑफ 60 एंड 75 एट द रिस्पेक्टिव सेंटर्स, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियस। पहले पॉज करके वीडियो क्वेश्चन पढ़ो। देखो मैं इसी डायग्राम में समझा देती हूँ जो चीज़ है। इसने कहा है हमारे पास 2 आर्क ऑफ द सेम लेंथ, मतलब अगर ये सर्कल बनाया गया है तो ये वाला पोर्शन कट किया तो ये हो गया आर्क या फिर चाप। अलग से ही बताती हूँ, वेट। देखो होता क्या है कि हमारे पास ये है सर्कल, चलिए पेन नहीं है, दिक्कत ये है आज। ठीक है, और ये हो गया सेंटर। तो मैंने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक ये वाली लेंथ सर्कल की आर्क या फिर चाप कहलाती है। ठीक है, यहाँ से यहाँ पर रेडियस बनाई और ये रेडियस, तो ये हो गई हमारी आर्क। इस आर्क की वजह से सेंटर पर एक एंगल बनता है, उसको हम थीटा कहते हैं। ये जो एंगल हम लेते हैं वो रेडियन में लेते हैं। पहली बात तो ये है, किस में लेते हैं, रेडियन में। और कोई भी एंगल आपको दे रखा है, मान लो 60 डिग्री दे रखा है, तो 60 डिग्री को π/180 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये रेडियन में कन्वर्ट हो जाता है, π/3 आ जाता है। तो जब भी क्या हो, हमें रेडियन में कन्वर्ट करना हो डिग्री वाले एंगल को, तो π/180 से मल्टीप्लाई करते चलो। दूसरी बात क्या कहा है, देखो आर्क ऑफ द सेम लेंथ इन 2 सर्कल, एक सर्कल ये हो गया, दूसरा सर्कल ये हो गया, और ये सर्कल जो हुआ ये, तो यहाँ पर भी आर्क है, इसकी वजह से यहाँ पर भी एंगल बनेगा। इसमें θ1 बना है, इसमें θ2 बना है। आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ, ये जो आर्क है ना ये दोनों में सेम लेंथ की है। यहाँ पर अगर l लंबाई है तो यहाँ पर भी उसकी l लंबाई है। ठीक है, इसकी रेडियस r2 है, इसकी रेडियस r1 है। तो लेंथ जो होती है आर्क की वो होती है r इंटू थीटा। ये जो लेंथ है वो होगी इसी सर्कल की रेडियस इंटू यहाँ पर जो सेंटर पे बना हुआ एंगल है वो। तो L इक्वल्स टू होता है r1 इंटू θ1 इसके लिए, और इसके लिए क्या होगा r2 इंटू θ2। अब दोनों की जो ये आर्क की लेंथ है ये सेम है, तो यानी r1 θ1 और r2 θ2 तो बराबर हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं r1/r2 इक्वल टू θ2/θ1 हो जाएगा। देखो मैंने कहा है अगर सिंगल एक ही सर्कल की बात कर रहे हैं तो θ1 हमेशा रेडियन में रखना, मतलब रेशो की बात नहीं हो रही है। θ1 वैसे जो थीटा होता है वो हमेशा रेडियन में यूज़ किया जाता है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने θ1 θ2 दिया है 60 और 75। ये 60, θ1 पहले वाला जो एंगल है वो 60 है, दूसरे वाला एंगल जो है 75 है। तो हम इन्हें डिग्री में ही रख देंगे। क्यों? क्योंकि दोनों को डिवाइड ही करना है। क्योंकि अगर इसे आप रेडियन में करोगे तो 1/π/180 से मल्टीप्लाई करोगे, इसे रेडियन में कन्वर्ट करोगे, इससे ये वापस कट ही जाना है। तो जब हम रेशो देख रहे हैं तो सिंपल क्या करना है, जैसे डिग्री में रखे हुए हैं वैसे ही रख दो। तो 15 चौक 60, 15 पंजे 75, r1/r2 का जो रेशो आया है 5/4 आ गया, 5/4 20 का आंसर हो जाएगा। रेशो ऑफ देयर रेडियस पूछा था तो 5/4 हो जाएगा। तो 5/4 क्या हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अगर रेशो है थीटास का तो उन्हें वैसे ही रख दो, r1/r2 इक्वल टू θ2/θ1, θ2 हमारा ये, θ1 हमारा ये, बस इसमें ये रख दो। दोनों की जो आर्क लेंथ थी वो सेम थी, इस वजह से हमने ये चीज़ इसमें की। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया ये। क्वेश्चन देखते हैं, ये पहले वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन है 74 का। a इज लेस देन इक्वल्स टू 3 cos x प्लस 4 sin दिस लेस देन b, तो ऑलवेज ट्रू a और b की वैल्यू बतानी है। मतलब ये फंक्शन दे रखा है, a और b की वैल्यू हमें बतानी है। तो होता क्या है कि अगर हमारे पास हो a sin x प्लस b cos x, ठीक है, अगर हमें ऐसे किसी भी फंक्शन की जहाँ पर साइन और कॉस की पावर 1 1 हो, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बतानी हो तो वो ये हो जाती है, ए बी उनका स्क्वायर किया, ऐड किया, प्लस माइनस अंडर रूट में, ये जो होती है इस फंक्शन की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू हो जाती है।
प्लस वाली मैक्सिमम माइनस वाली मिनिमम। तो यहाँ पर 3 cos x तो ठीक है, b cos x b की वैल्यू 3 हो जाएगी, बट ये साइन x माइनस पाई बाई 6 दिक्कत करेगा। तो ये साइन समथिंग ही होना चाहिए था, मतलब यहाँ पर x है तो यहाँ पर भी x होना चाहिए था। तो हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो साइन x माइनस पाई बाई 6 को लिख सकते हैं, साइन a माइनस b का फॉर्मूला होता है साइन a cos b माइनस cos a साइन b, ठीक है। तो साइन x cos पाई बाई 6 माइनस cos x साइन पाई बाई 6, पाई बाई 6 पाई की वैल्यू 180, 36 18, तो ये होता है 30, ये होता है 30 डिग्री। तो cos 30 की वैल्यू √3/2, साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो यहाँ से हमने 1/2, ये तो 2 तो दोनों में नीचे सेम है, ऊपर ये बन गया, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, क्वेश्चन में इसकी जगह पे हम ये पुट कर देंगे, ठीक है। 3 cos x और 4, इसकी वैल्यू 4 बाहर है, इसकी जो वैल्यू है वो ये रख देंगे। अब तो 4 बाहर था, ये रख दिया यहाँ पर, 2 से कैंसिल हो गया, 2 टाइम्स कैंसिल हुआ, 3 cos x और 2 cos x ये हो जाएगा, तो सॉरी 3 cos x और 2 से 2 गया ना, 2 इंटू माइनस cos x, तो ये हो जाएगा -2 cos x प्लस 3 cos x आ गया 2 √3 sin x। अब ये हो गया वैसे वाला ही फंक्शन, कैसा, a cos x, चाहे cos x लिख लो वही, a sin x प्लस b cos x, इस टाइप का हो गया। तो इसकी जो मैक्सिमम मिनिमम हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, साइन के साथ कौन है 2 √3 उसका स्क्वायर, कॉस के साथ कौन है 1 उसका स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर ऐड कर देंगे, रूट कर देंगे, इतना आ जाएगा √13। तो प्लस माइनस √13 इसकी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पर मिनिमम वैल्यू जो हो जाएगी वो -√13 और मैक्सिमम जो होती है वो प्लस वाली होती है √13। तो ये जो है वो बीच में रख रखा है ए और बी के, ए जो है मिनिमम वैल्यू है, बी जो है मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। तो यही बोला कि ए की वैल्यू, इसकी जो वैल्यू होगी ए से बी के बीच में है, या फिर इसकी वैल्यू -13 से +13, -√13 से +√13 के बीच में है, ठीक है। तो ये हमारा फंक्शन, ये मिनिमम है, ये मैक्सिमम है। तो ये a <= b, a <= और ये जो इस तरीके से करके लिखा है, इसका मतलब मैक्सिमम मिनिमम निकालना है इसका, ठीक है। तो ये हो जाता है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 76 क्वेश्चन। 76 क्वेश्चन अगर हम देखें तो ये जो है थोड़ा सा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर बेस्ड है, मतलब हाँ कोऑर्डिनेट 3D पर बेस्ड है ये। इसमें क्या होता है, देखो अगर कोई रे है, जैसे आप अपने कमरे का दीवार का कोना पकड़ो, अगर कमरा है, ये तो हो गया फर्श, तो एक दीवार यूँ होगी, मतलब ये पेन एक दीवार हो गया, मतलब यहाँ पर एक ऊपर भी तो होगा ऐसे, है ना, इधर ये हमारा फर्श हो गया, तो ये हमारा कोना। तो यहाँ पर हमने ऐसे कोई बनाई है लाइन यूँ, अब इसमें पता नहीं चलेगा आपको, मतलब यहाँ पर ऐसे, अगर मैं इसको ऐसे कर दूँ पेन को तिरछा, तो मतलब यहाँ पर कोई रे है ऐसे, ये हो गई रे, ठीक। तो ये रे जो है इसके साथ एंगल, ये हमारी एक्स एक्सिस, मतलब आप क्या करो, अपने रूम का कोना लो कोई भी, कॉर्नर लो कोई भी, और एक साइड ये होगी, एक साइड ये होगी, और एक हाइट होगी, यहाँ पर हाइट होगी, ठीक है। तो ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस होगी। जो हाइट आप, अगर मैं इस पे पेन पे यहाँ पर जो हाइट होगी उसको आप जेड एक्सिस मान लो, तो बीच में कोई रे ऐसे जा रही होगी। अगर मैं यहाँ बनाऊँ तो एक्स और वाई के बीच में बन जाती है, लेकिन अगर मैं इसको ऐसे रखूँ, ठीक है, मतलब यहाँ से बस यूँ तिरछा, मतलब इस पॉइंट से बस ये ऐसे जा रही है, ठीक है। तो ये एक्स इसके साथ एंगल बनाएगी, तो वो होता है कॉस अल्फ़ा। एक्स एक्सिस के साथ ये जो रे है अल्फ़ा एंगल बना रही है, तो यहाँ पर कॉस अल्फ़ा, और यही रे जो है इसके साथ ऐसे करके बनाएगी, तो वाई एक्सिस क्या कहते हैं, बीटा एंगल बनाएगा, ठीक है। जैसे मैं कह दूँ, अब इसे 2D में समझो थोड़ा सा, कि मैंने ये लिया, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, यहाँ पर एक बनाया, तो ये जो लाइन है एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रही है, वाई एक्सिस के साथ बीटा एंगल बना रही है। इसको थोड़ा सा ऊपर मानो ना, ये उठी हुई है ऐसे ऐसे स्पेस में है, मतलब ये, तो ये यूँ है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक्स एक्सिस के साथ वो लाइन अल्फा बनाती है, वाई एक्सिस के साथ बीटा एंगल बनाती है, और जो यहाँ पर ऐसे सीधा होगा, ठीक है, जो यहाँ पर ऐसे सीधी लाइन ऐसे होगी, यहाँ पर मतलब ये रे ऐसे जा रही है, एक मिनट, ये रे ऐसे जा रही है, ठीक है। तो ये हमारी जेड एक्सिस, ये हमारी वो रे होगी, तो इनके बीच में एंगल बनेगा, ये हमारा हो जाएगा गामा एंगल। तो इसमें क्या होता है, आप एनालिटिकल ज्योमेट्री के जाकर के कुछ वीडियोस देख लेना, वहाँ से आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, अगर यहाँ नहीं समझ आया तो। एक्स एक्सिस के साथ ये एंगल बनता है, वाई एक्सिस के साथ ये एंगल बनता है, ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया। तो जेड एक्सिस के साथ गामा एंगल अगर बना रही है तो होता क्या है, वो हो जाता है हमारा रिलेशन होता है कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा = होता है 1। अब कॉस अल्फ़ा इतना बीटा इतना, यानी ये π/3 है,
ये भी π/3 गामा निकालना है, तो π/3 मतलब 60 cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो ये 1/4, ये भी 1/4 हो जाएगा क्योंकि सेम ही तो है, प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1, ये हो जाएगा 2/4, 2/4 मतलब 1/2, 1 में से माइनस करोगे 1/2 ही आएगा, सॉल्व कर लेना खुद भी ये तो यहाँ से देखते हैं ये 1/2, ये 1/2 तब आता है जब हम cos स्क्वायर हटाओगे तो द रूट, तो cos गामा इक्वल टू आएगा 1/√2, और ये कब होता है जब जो गामा होगा π/4 होगा। तो यानी वही पूछ रहा था OZ यानी Z एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगी वो रे, तो वो बनाएगी π/4 एंगल बनाएगी, ठीक है, वो कितना बनाएगी π/4 बनाएगी। एनालिटिकल ज्योमेट्री की वीडियो देखोगे वहाँ से चीज़ें अपने आप क्लियर हो जाएंगी, ये वाली, ठीक है। स्पेस में कोई रे रखी, हमने ये पेन ऐसे रख दिया, तो एक एक्सिस इधर, एक एक्सिस इधर, एक एक्सिस इधर, तो इधर वाली जो एक्सिस है यहाँ पर एंगल बनेगा अल्फा, और इधर वाली एक्सिस के साथ बीटा, और जो सीधी ऊपर जा रही होगी मतलब अगर ये थर्ड एक्सिस है तो इसके बीच में गामा एंगल, तो cos अल्फा cos बीटा cos गामा, इनके स्क्वायर करके ऐड करके 1 आता है, ठीक है। ए पॉइंट इतना है, बी पॉइंट इतना है, सी पॉइंट इतना है, ए बी सी ये हो गए 3 पॉइंट्स, देन द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, कोऑर्डिनेट किस पॉइंट के पता नहीं अभी, इन विच द बाइसेक्टर ऑफ बी ए सी, ये रहा बी ए सी, ये जो है एंगल इसका हम बाइसेक्टर, बाइसेक्टर का मतलब है इस एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो। अगर ये एंगल है तो इस एंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने वाली लाइन, ये एंगल है तो इस एंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने वाली लाइन हो गई ये, ठीक है। तो उसने कहा है मीट्स द साइड बी सी, ये जो लाइन है, ये जो बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर, ये बी सी को मीट करता है कहीं पर, ठीक है। तो होता क्या है, ये एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी होती है क्या, कि अगर ये ए बी सी ट्राइंगल है और इस एंगल का अगर हम बाइसेक्टर बनाते हैं, मतलब एक ऐसी लाइन जो इस पॉइंट से सामने वाली साइड पर आती है, तो ये वाला एंगल और ये वाला मतलब इस पूरे एंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है, ठीक। दूसरी बात यहाँ पर ये होती है कि जिस एंगल को डिवाइड करता है उसके साइड में, एक ये साइड है एक ये साइड, इसकी जो लेंथ होगी और इसकी जो लेंथ होगी उनको डिवाइड करके जो रेशो आएगा, ये और ये भी उसी रेशो में डिवाइड होते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, ये लेंथ निकालते हैं। अब 2 पॉइंट्स के बीच की लेंथ निकालनी है तो क्या करेंगे, ए बी अगर हमें निकालना है तो 5 - 1 उसका स्क्वायर, 4 - 1 उसका स्क्वायर, 6 - 3 उसका स्क्वायर, ठीक है, और अंडर रूट। तो इसको सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट 50 आएगा, या फिर 5√2 लिख सकते हैं। तो ये जो लेंथ हो गई वो हो गई 5√2, ठीक। अब ए सी निकालते हैं, 5 - 1 5 - 4 उसका स्क्वायर, 4 - 3 उसका स्क्वायर, 6 - 2 उसका स्क्वायर, ये सॉल्व करेंगे अंडर रूट 18 या 3√2, तो ये आ जाती है साइड 3√2। ये और ये दोनों साइड्स की लंबाई मिल गई, लेंथ मिल गई, इन दोनों का जो रेशो होगा 5:3 वही यहाँ से यहाँ तक रेशो होता है, यही बाइसेक्टर की एक प्रॉपर्टी है। तो ये और ये 5:3 में ही बटी हुई होगी। तो वो यही पूछ रहा था बी से यहाँ तक, और क्या पूछा था उसने, उस बिंदु के निर्देशांक कौन से होंगे जिसमें मतलब कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, उसने हमसे ये वाला पॉइंट पूछ रखा था, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट हमसे पूछ रहा था। तो हम क्या करेंगे, अब हमें पता चल गया यहाँ तक की लेंथ और यहाँ तक की लेंथ, इनका रेशो है, अगर मैं इसको m मान लूँ तो BM रेशो MC 5:3 होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम सेक्शन फार्मूला लगा सकते हैं, देखो ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये 5 ये 3, ये मैंने यहाँ पर लिख दिए एज इट इज़, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, और ये बीच वाला हो गया, ये साइड 5 है, ये साइड 3 होगी, रेशो मतलब इनका। तो बीच वाले पॉइंट के अगर कोऑर्डिनेट निकालने होते हैं तो सेक्शन फार्मूले से क्या होता है, मुझे क्या निकालना है, देखो मैंने सिर्फ y ही निकाला, क्यों निकाला, देखो अगर x की वैल्यू निकालनी है तो क्या करोगे, 5 × 4 + 3 × 1 अपॉन 5 + 3। अगर y की वैल्यू निकालनी है तो 5 × 3 + 3 × -1 अपॉन 5 + 3। z की वैल्यू निकालनी है 5 × 2 + 3 × 3 अपॉन 5 + 3। मैं यहाँ पर देखती हूँ 23/8 23/8, अगर मैं x की वैल्यू निकालूंगी तो 2 ऑप्शन फंसेंगे, अगर 23/8 आ गया तो, ठीक है। अगर मैं y की वैल्यू निकालूं तो सब में अलग अलग है, सब में अलग अलग है y की वैल्यू, तो मैं इसलिए y की वैल्यू ही निकालती हूँ। y की वैल्यू निकालनी है 5 × यहाँ पर होती है ना y की वैल्यू सेकंड, 3 × ये रही y की वैल्यू, और अपॉन में 5 + 3। तो जैसे इसको सॉल्व करते हैं 12/8 या 3/2 आता है, और 3/2 एक ही ऑप्शन में आता है, तो ए ही आंसर है। अगर 3/2 2 ऑप्शन में आ जाता तो 2 ऑप्शन में फंस जाते। तो मैंने देखा जो अलग है चारों में, सिर्फ चारों में अलग अलग है y की वैल्यू, तो इसलिए मैंने y की वैल्यू निकाली और यहाँ से आ गई y की वैल्यू 3/2, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है दिस इक्वल्स टू दिस, तो साइन द वैल्यू ऑफ sin 2θ बताना है, sin 2θ की वैल्यू बतानी है हमें।
ठीक है, तो हम क्या करते हैं इसको, 3 sin 2 थीटा इक्वल टू 2 sin 3 थीटा है, तो sin 2 थीटा की वैल्यू बताओ। sin 2 थीटा की वैल्यू होती है 2 sin थीटा cos थीटा, sin 3 थीटा की वैल्यू होती है 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। बस इसको सॉल्व ही करना पड़ेगा, ठीक है। 6 sin थीटा cos थीटा 2 के अंदर मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा, यहाँ से क्या हुआ sin थीटा यहाँ से, sin थीटा यहाँ से कॉमन लेके चाहे तो कैंसिल कर दो, या फिर इस पूरे को एक साइड में लेके आना, फिर sin थीटा बाहर आ जाएगा कॉमन, ठीक है। तो वो 0 आएगा, थीटा की वैल्यू वहाँ से 0 आएगी, थीटा की वैल्यू 0 रखोगे तो ये 0 ही बन जाएगा। वो काम हमें करना नहीं क्योंकि किसी भी ऑप्शन में 0 नहीं है, तो हम मेन चीज़ पर ही फोकस करते हैं। मतलब इस पूरे को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आना, उसमें से sin थीटा कॉमन ले लोगे, sin थीटा इंटू समथिंग इक्वल टू 0, तो sin थीटा 0 का या फिर ये 0। अगर sin थीटा को 0 मानोगे तो थीटा की वैल्यू 0 मानोगे, थीटा की वैल्यू 0 रखोगे, sin 0 फिर से 0 आएगा, किसी ऑप्शन में है ही नहीं, ठीक है। तो sin थीटा तो कॉमन लेके हटा दिया, यहाँ 6 cos थीटा बचा, इधर 6 माइनस 8 sin स्क्वायर थीटा है, ठीक। अब मैंने कहा था जिसकी पावर 1 है, cos थीटा की पावर 1 है, तो इसको भी उसी में ही कन्वर्ट करो, तो sin स्क्वायर को लिखा 1 माइनस cos स्क्वायर। जैसे ही इसको आप सॉल्व करोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। जैसे ही ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, अब इसके रूट करने पड़ेंगे, 8 दूनी 16, 16 कैसे रूट करो 8 और 2, 8 इंटू 2 आपको आता होगा ये, तो मैंने इसे cos स्क्वायर थीटा को x लिख दिया, cos थीटा को x लिखा है, माइनस 2 इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 8x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 2x माइनस 2, ये तो आप कर ही सकते हो, इतना आ गया। तो यहाँ से 8x कॉमन, x माइनस 1 प्लस 2 x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू एक तो 1 आ जाएगी जब इसको कॉमन लेकर 0 रखेंगे, और दूसरा 8x प्लस 2 आएगा, डायरेक्ट कर रही हूँ मैं, मतलब ये इक्वल टू 0 आएगा, तो x की वैल्यू -1/4 आ जाएगी, या फिर cos थीटा की वैल्यू -1/4 आ जाएगी। और cos थीटा की वैल्यू -1/4, इस बारे में तो हमें कुछ नहीं पता, मतलब यहाँ से तो वैल्यू निकालना दिक्कत करेगा। तो cos थीटा की वैल्यू 1 अगर करते हैं तो थीटा की वैल्यू 90 आ जाती है, और थीटा की वैल्यू अगर यहाँ पर आप 90 रखोगे, ठीक है, तो थीटा की वैल्यू 90 रखते हो तो sin पाई फिर से 0 आ जाता है, तो फिर हम फंस गए, है ना। देखो अगर हम थीटा की वैल्यू 90 निकाला तो sin 2 इंटू 90, तो sin 180 और sin 180 0 आता है, तो फिर से 0 आया, ऑप्शन में है ही नहीं, अब क्या करें। और ये अगर हम -1/4 देखें, cos थीटा की वैल्यू -1 टू +1 होती है, मतलब इससे हम थीटा नहीं निकाल सकते। जैसे हमने यहाँ पे थीटा निकाल दिया, 90 होगा, 60 होगा, 30 होगा, 40 ऐसे हम निकाल लेते हैं, यहाँ से हम थीटा नहीं निकाल सकते। बट हमें cos थीटा की वैल्यू अगर पता है -1/4 है, तो क्या sin थीटा नहीं निकाल सकते। sin थीटा हो जाएगा √1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा √1 माइनस cos स्क्वायर थीटा करोगे 1/16, तो ये हो जाएगा √15/4। क्या हो जाएगा √15/4। ये किसकी वैल्यू आई है, sin थीटा की। तो cos थीटा भी पता है, sin थीटा भी पता है, निकालना क्या है sin 2 थीटा। तो sin 2 थीटा क्या होता है, 2 sin थीटा cos थीटा होता है। 2 इंटू साइन थीटा हमने निकाला √15/4, तो √15/4 cos थीटा है -1/4, तो ये -1/4 इंटू में ये इससे कैंसिल हो गया 2, तो ये आएगा -√15/8। ये कितना आया, -√15/8, ठीक है। तो इस ये किसकी वैल्यू आई हमारी, sin 2 थीटा की, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हमारी इतनी, तो हमारी वैल्यू आई -√15/8, लेकिन ऑप्शन में ये है ही नहीं, है ना। और ऑप्शन में साइन की जो वैल्यू निकाल रहे हैं 0 टू पाई के बीच में का है, 0 टू पाई के बीच में साइन की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आती है, नेगेटिव तो आती नहीं है। 0 टू पाई मतलब 0 से पाई, इन दोनों क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव आता है, नेगेटिव वैसे भी नहीं आता। इसका आंसर यही आएगा, लेकिन ऑप्शन में है ही नहीं, तो हम कोई सा भी टिक नहीं कर पाएंगे। तो क्वेश्चन में ऑप्शंस गलत दिए हुए हैं इसमें।